जैसे इसी राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरा सबसे प्रिय विषयों में एक शिक्षा का सवाल यहां शामिल किया गया और शिक्षा के सवाल पर बिल्कुल क्लियर कट एक लाइन खींच दी गई है कि हम अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब नई शिक्षा नीति 2020 इस देश में लागू कर दी गई है और इस मुल्क को यह बात भूलनी नहीं चाहिए। जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, दुनिया के सामने एक वैश्विक महामारी आई हुई थी, पूरी इंसानियत पर खतरा मंडरा रहा था, जो इंसान थे वो इंसानों को बचाने में लगे थे और जो आपदा में अवसर खोजते हैं वो उन नीतियों को लागू करने में लगे थे कि इंसान इंसान में जो खाई है वो और गहरी हो जाए और हम इस मुल्क को बांट दें। इस मुल्क के हुक्मरानों ने उसी कोविड के समय 3 किसानों के कानून पास करवा दिए जिसमें फसलों और नस्लों को बेच दिया निजी हाथों में। श्रमिक कानून, चूंकि इस अधिवेशन का एक सत्र ही है मजदूरों के सवाल पर, तो मैं केवल इशारा कर रहा हूं यह सवाल कितना महत्वपूर्ण है कि 3 कानून जैसे किसानों के भलाई के लिए लाए गए थे। कमाल का देश है साहब, जिसका फायदा किया जा रहा है। भाई डॉक्टर इलाज करता है तो डॉक्टर मरीज को झूठा वादा नहीं करता है कि मेरे ऊपर भरोसा करो कि मैं डॉक्टर हूं और मैं जो इलाज कर रहा हूं उससे तुम्हें फायदा मिलेगा। वो इलाज करता है, मरीज को महसूस होता है कि उसका इलाज हो रहा है या बीमारी घट रही है या बढ़ रही है। डॉक्टर को भाषण देने की जरूरत है क्या? डॉक्टर को अपना काम करना है कि देखो हमने तुम्हें बीमारी तुम्हारी ठीक कर दी। और जब मरीज ही पलटकर खड़ा हो जाए कि मुझे इस डॉक्टर पर शंका हो रही है, ये वाली शंका नहीं कि इसकी डिग्री फेक है, ये वाली शंका तो अलग शंका है, लेकिन उस इलाज पर भी अगर उस मरीज को शंका हो और डॉक्टर को भाषण दे दे करके करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ये तपस्या करनी पड़े कि ये जो कानून हम लाए हैं ये तुम्हारी भलाई के लिए लाए हैं, फिर कहीं तो लगता है दाल में काला ही नहीं पूरी दाल ही काली हो गई। हालांकि मैं भाषा विज्ञान का एक विद्यार्थी हूं तो मैं जानता हूं कि जब हम काले और गोरे के प्रतीक को इस्तेमाल करते हैं तो ये कितना प्रॉब्लमेटिक है, ये मुहावरा कितना भेदभावकारी है। लेकिन दोस्तों, उस कोविड में 3 किसान कानून पास किए गए और दावा यह किया गया कि हम ये कानून किसानों की भलाई के लिए ला रहे हैं। तो जिनकी भलाई के लिए ला रहे थे वो समझ गए, उन्होंने दिल्ली घेर लिया। 750 जवान शहीद हुए किसान, 13 महीने संघर्ष किया, लेकिन चलो उन तीनों कानूनों को वापस कराने में कामयाब हो गए क्योंकि किसानों के ट्रेड यूनियन संगठन बचे हुए थे, जैसे तैसे भी बचे हुए थे। लेकिन दोस्तों, इसी देश में उसी कोविड काल में जब 3 श्रमिक कानून लागू कर दिए गए और श्रमिकों के ट्रेड यूनियन पहले ही बर्बाद कर दिए गए हैं। ट्रेड यूनियन संगठन का मतलब यही होता है कि वो संगठित होकर के एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं कर्मचारियों के हक में, उन लोगों के हक के लिए वो संगठित होकर संघर्ष करते हैं। और उसी का खामियाजा ये हुआ कि तीनों श्रमिक कानून वापस नहीं कराए जा सके, वो लागू हो गए और आज की डेट में श्रमिकों का कोई आंदोलन आप कहीं नहीं देख पा रहे। और उसी समय दोस्तों, कोविड से लड़ने के समय इस मुल्क के तानाशाह हुक्मरान नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी है। कोई डिबेट नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई विमर्श नहीं, सीधे थोप दिया गया कि अब एक नई शिक्षा नीति लागू कर दे रहे हैं। और वह भी दावा यही कि यह विद्यार्थियों के हक में है, हित में है। मैं केवल इशारा कर रहा हूं, अगले सत्र में जब विस्तार में बात होगी, मुझे पूरा भरोसा है कि नई शिक्षा नीति के उन बारीकियों पर यहां के वक्ता प्रकाश डालेंगे कि कैसे नई शिक्षा नीति। प्रोफेसर कांचा लैया को दिल्ली विश्वविद्यालय के हमने एक कार्यक्रम में बुलाया। प्रोफेसर कांचा लैया ने एक बहुत शानदार बात कही थी कि जब एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरफ हिंदी की बजाय अंग्रेजी है, नॉलेज प्रोडक्शन, डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन
उसका एक ग्लोबल डिस्कोर्स है। प्रोफेसर कांचाइलिया ने कहा अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए। मैं भी यहां से उस बात को इंडोर्स करता हूं कि हमें अब अपने बच्चों की तालीम के लिए अंग्रेजी की तरफ भी जाना चाहिए। बाकी भारतीय भाषाओं में जो भाषा उनकी है उन्हें भी साथ रखें। मैं भोजपुरी इलाके का आता हूं तो मैं हिंदी की बजाय चुनूंगा कि मेरी भाषा भोजपुरी होनी चाहिए, और प्लस मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा ताकि जब जरूरत पड़े तो मैं अपने डायमेंशन को खोल सकूं। लेकिन उस त्रिभाषा फार्मूला के नाम पर भाषाई वैचारिक आरोप आपके ऊपर नई शिक्षा नीति में कर दिया गया। विस्तार में बात होगी बाद में। नई शिक्षा नीति कहती है कि क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी बनाएंगे। कहां तो इस देश को नए नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने चाहिए कि कोई अगर नहीं जा पा रहा है स्कूल तो हम उसके करीब कोई स्कूल खोल दें कि जो गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चे हैं वो अच्छी तालीम पाएं। इस नई शिक्षा नीति ने क्या किया कि अगर 2000 से कम, 3000 से कम किसी स्कूल में, किसी डिग्री कॉलेज में विद्यार्थी होंगे तो हम उस स्कूल को, उस डिग्री कॉलेज को किसी दूसरे में मर्ज कर देंगे या क्लोज कर देंगे। दिस इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पैसा नहीं है इस देश में, शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षक को परमानेंट नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होगा। स्वयं ऐप बन गया है, ऑनलाइन ऐसे ही कोई टीचर पढ़ाएगा, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है ना पढ़े, सबको हम डिग्री बांट देंगे। डिग्री बांटने का नाम मुझे लगता है कि चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले या मंडल की लड़ाई हो, या आज जो स्लोगन प्रोफेसर कांचाइलिया ने दिया है पढ़ने का, लिखने का, इन सब का वास्ता मुझे लगता है डिग्रियों से नहीं, कॉन्शसनेस से है, चेतना से है, समझदारी से है। और नई शिक्षा नीति आपके यहां डिग्री पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए वो धीरे धीरे पूरे स्कूल सिस्टम को प्राइवेटाइज कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस मंच पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कहती है, पहला ही विषय था मेरा, प्री विषय था, मैं सर उस पर बोलना भी चाह रहा था कि इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा है, उसे संबोधित करते हुए अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतना बोलता है कि उनके बोलने में ही यह समझ में आ जाता है कि कितना झूठ बोलते हैं वो। महोदय जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्हें अपनी जाति कभी याद नहीं आई, और जब उन्हें लगा कि अब उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, देश में बड़े बड़े सभाओं में जाकर कहने लगे मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। फेक ओबीसी हैं वो। 2002-3 के आसपास अपनी जाति को अपने से जुड़वाया है। इसलिए वो दर्द नहीं समझते, वो दर्शन नहीं समझते, वो मकसद नहीं जानते। वो फेक ओबीसी इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले 8 साल में इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा ओबीसी होने का हक निभाया कि एक बार भी उनकी जुबान पर मंडल कमीशन का नाम तक नहीं आया। किस बात के ओबीसी हैं आप? इस देश की आधी आबादी, मैं भारत के संविधान के बाद जिस एक दस्तावेज को हम जैसे लाखों लाख नौजवानों के मुस्तकबिल को बदल देने वाले दस्तावेज के रूप में देखता हूं, इस मुल्क को बदल देने वाले दस्तावेज के रूप में देखता हूं, तो भारत के संविधान के बाद वो दस्तावेज है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। वो न होता तो भारत ऐसा कभी नहीं होता। आप उस कमीशन की रिपोर्ट का नाम तक नहीं लेते। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है 52% आबादी, 52% उसको हक मिलना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये अपने तथ्यों, तर्कों और शोध के आधार पर इंदिरा साहनी के संविधान सभा की संविधान बेंच में जीत के रूप में हमें एक हक देती है कि पिछड़े